इस लेक्चर में हेग कन्वेंशन ऑफ 1954 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनेस्को, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लास्ट में पढ़ेंगे क्या है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने अभी ये कहा है कि यूक्रेन में बहुत सारी प्रॉपर्टी का डैमेज किया जा रहा है रसिया के द्वारा। आपको पता है रसिया ने इन्वेजन कर रखा है, अटैक कर रखा है, हमला कर रखा है यूक्रेन पे, और वहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, जो बिल्डिंग है बहुत सारी जो प्राचीन है, हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या और सारी ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो वहाँ पे बने हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप कदम उठाने चाहिए, ऐसा यूनेस्को ने कहा रिसेंटली। तो किस लिए उठाने चाहिए? ताकि जो यूक्रेन के मोनूमेंट्स हैं, कल्चरल साइट हैं, कोई विरासत की चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे ताजमहल बना हुआ है भाई साहब, ऐसे वहाँ पे भी तो बहुत सारी बिल्डिंगें होंगी, तो उनको बचाने के लिए ये हेग कन्वेंशन का यूज करना चाहिए। और ये कहा है कि यहाँ पे 1954 हेग कन्वेंशन से एक निकल के आया था ब्लू शील्ड एम्ब्लेम, इसको यहाँ पे यूज करना चाहिए यूक्रेन पे, ताकि यहाँ पे जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रखा है, झगड़ा हो रखा है यूक्रेन और रसिया का, इसके बीच में कल्चरल प्रॉपर्टी को कम से कम बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जानेंगे ये ब्लू शील्ड एम्ब्लेम क्या है और ये हेग कन्वेंशन क्या है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं हेग कन्वेंशन। 1954 में कन्वेंशन हुई। कन्वेंशन समझ लो एक तरह से ट्रीटी हुई, समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। हेग नाम की जगह है नीदरलैंड में। नीदरलैंड है यूरोप में एक कंट्री भाई साहब, यूरोप में, यहाँ पे जर्मनी के पास नीदरलैंड है, यूरोप में हेग है। तो ये हेग में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ ये ट्रीटी साइन हुई थी, उसका नाम दे दिया गया हेग कन्वेंशन 1954। क्यों दे दिया गया? देखो क्यों साइन हुई थी ये साइन, नाम तो इसलिए दिया गया क्योंकि हेग में हुआ था। क्यों हुई थी साइन, क्या मकसद था इसका? मकसद यही था, जब भी मान लो कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब एक दूसरी कंट्री में वार हो जाए, आर्मी का, वहाँ की फोर्स का, तो इसके बीच में देखो ह्यूमैनिटेरियन भी कन्फ्लिक्ट हो, मान लो ह्यूमैनिटेरियन टोल हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, विवाद को ऐसा भी, इसकी वजह से क्या होता है कि कल्चरल हेरिटेज को नुकसान ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो लार्ज स्केल पे, या कोई और कम्युनिटी के लिए या पीस के लिए या दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, तो ऐसी चीज़ों को ना नुकसान पहुंचाया जाए किसी कंट्री में, किसी देश में, किसी प्लेस में। तो इसलिए इसका ओरिजिन हुआ, यानी कि जो भी ऐसा कहीं किसी कंट्री में ऐसी कोई चीज़ बनी हुई है जो कल्चरल हेरिटेज के लिए इम्पोर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी उस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस है सभी लोगों के लिए। जैसे मान लो भाई साहब हमारे इंडिया में ताजमहल है, पूरा वर्ल्ड उसको इम्पोर्टेंस देता है, पूरा वर्ल्ड देखने के लिए आता है, पूरे वर्ल्ड से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये ट्रीटी हुई, कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये हुई ट्रीटी, ये अडॉप्ट की गई 1954 में, और इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं हेग कन्वेंशन ऑफ 1954। ये यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी, उसके अंडर ये अडॉप्ट की गई, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं 1954 का हेग कन्वेंशन। ये पहली और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का बात करती थी, यानी कि जैसी कोई विरासत की चीज़ें बनी हुई हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे पीस टाइम में हो चाहे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में हो, यानी कि चाहे युद्ध चल रहा हो दो कंट्रीज का या भले ही वहाँ पे शांति स्थापित हो, दोनों ही केस में इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कल्चरल हेरिटेज की कोई भी प्रॉपर्टी है उसको। तो इसका एम यानी कि लक्ष्य क्या था? ऐसी कल्चरल प्रॉपर्टी हो या मोनूमेंट्स हो, कोई हिस्ट्री आर्ट से रिलेटेड या आर्कोलॉजिकल साइट हो, या कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो, कोई लिखी हुई हाथ से किताबें हों, कोई बुक्स हो, कोई अदर ऑब्जेक्ट हो जो हिस्टोरिकल रिलेटेड हो या साइंटिफिक कलेक्शन हो, इन सब को बचाना, प्रोटेक्ट करना, वार टाइम में भी और पीस के टाइम में भी, शांति के टाइम में भी और युद्ध के टाइम में भी। इंडिया भी इसका मेंबर है, ये याद रखना, हेग कन्वेंशन का इंडिया भी पार्टी है, मेंबर है। अब आते हैं ब्लू शील्ड एम्ब्लेम, ये क्या है? ये इस तरह का एम्ब्लेम होता है, एम्ब्लेम मतलब साइन, चिन्ह, इस तरह का होता है। क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को बचाना तो उस पर ये प्रॉपर्टी पे ये चिन्ह लगा देते हैं, एम्ब्लेम लगा देते हैं, ब्लू शील्ड। अब कोई कंट्री जैसे रसिया यूक्रेन को वार कर रही है, अटैक कर रही है, तो जिस पे ये एम्ब्लेम लगा दिया उसको ये कहा जाता है कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी ग्रेट इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में और कल्चरल हेरिटेज की साइट है, तो प्लीज़ इसको आप ना डिस्ट्रॉय करें, इसको ना उड़ाएं बम वगैरह से, समझ रहे हो, इसलिए लगाया जाता है ये। तो ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसे लगाने से फ़ायदा होता है, ये डिस्कस करते हैं। और कब बना था ये? हेग कन्वेंशन हुई थी, उसकी आर्टिकल 6 है, ये कहता है कि कोई भी कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको
उसमें क्या कोई अलग से एम्बलेम लगा दिया जाए, डिस्टिंक्टिव एम्बलेम, यानी कि कोई चिन्ह लगा दिया जाए ताकि उसको स्पेशली रिकग्निशन दी जाए, पहचान दी जाए उसे बचाने के लिए। तो इसका ओरिजिन हेग कन्वेंशन की आर्टिकल 6 है जो उससे होता है, इस ब्लू शील्ड साइन का, एम्बलेम का। एक कमेटी बैठती है 1996 में, देखो, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ब्लू शील्ड, ये स्थापित की जाती है। इसके बाद ये ब्लू शील्ड आई। ये जो कमेटी थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ब्लू शील्ड, ये नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है, ये ब्लू शील्ड की जो इंटरनेशनल कमेटी है। ये कमेटी हेरिटेज को पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करने के लिए योगदान देती है, संरक्षित करने के लिए। इसी का ही ब्लू शील्ड नेटवर्क है, इस इंटरनेशनल एनजीओ का, जो रेड क्रॉस का कल्चरल इक्विवेलेंट है, उसके इक्विवेलेंट है। मतलब रेड क्रॉस जो काम करती है ना प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट वगैरह को, उसी की तरह ये काम करती है प्रॉपर्टी को, हेरिटेज को बचाने के लिए ब्लू शील्ड इसका जो नेटवर्क है। इसके फंक्शन क्या है ब्लू शील्ड के? देखो, इसकी जो कमेटी है ना, वो कमेटी पूरा डेडिकेटेड है कि इंडिविजुअल, पूरे वर्ल्ड में इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना, कोई रिलेटेड कोई कल्चरल हेरिटेज है जिसकी कोई वर्ल्ड में पूरे इंपॉर्टेंस है, उसको बचाना। नेचुरल डिजास्टर से भी, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा संकट आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, मान लो कोई कहीं पे भूकंप, या फिर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, सारे केस में, सारे मोनूमेंट्स, म्यूजियम वगैरह कुछ भी है, सबको बचाना इसका काम है। लेकिन इसके कुछ इशू भी हैं। जो ब्लू शील्ड एम्बलेम है, चिन्ह लगा दिया जाता है किसी बिल्डिंग के आगे कि इस प्रॉपर्टी को कोई ना डिस्ट्रॉय करे, इसके नुकसान भी हैं। कई केस में क्या होता है कि ये उसके ऊपर लगाया जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ये एम्बलेम। अब लगाने के बाद क्या होता है कि जो एनिमी देश है ना, जैसे यूक्रेन की किसी साइट पे लगा दिया, अब बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में उसी प्रॉपर्टी को अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नेशनल आइडेंटिटी होती है एक। जैसे यूक्रेन में मान लो किसी बिल्डिंग पे लगा दिया ब्लू शील्ड, अब इसका मतलब तो ये हो गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए भी, वर्ल्ड के लिए भी। अब जो दुश्मन देश है ना, वो तो भाई साहब दुश्मनी में क्या है, उसी बिल्डिंग को अटैक कर देगा, उसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ रहे हो? ये नुकसान होता है। क्या ऐसा पहले देखा भी गया है? बिल्कुल ऐसा केस हुआ है। युगोस्लाविया था जो कंट्री, जब वहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो वहाँ की एक प्रॉपर्टी पे भी ब्लू शील्ड लगा दिया था, लेकिन उसी को ही टारगेट बनाया गया, उसी को तोड़ दिया गया। समझ रहे हो? तो इसका ये नुकसान भी है। अब आते हैं यूनेस्को पे। यूनेस्को क्या है, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने का काम करती है, शांति स्थापित करने का। किसके थ्रू? ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू। एजुकेशन में, शिक्षा में कोऑपरेशन करा के, साइंस और कल्चर में कोऑपरेशन करा के, सहयोग करा के एक दूसरी कंट्री का, इस तरह से शांति स्थापित करने का काम करती है। इसको 1945 में बनाया गया था यूनेस्को को, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल राजधानी पेरिस में है। 193 मेंबर हैं इसके फुल मेंबर, और 11 एसोसिएट मेंबर हैं इसके, सदस्य देश हैं इसके 193, और सदस्य जो इसके एसोसिएट मतलब एसोसिएट सदस्य हैं, मेंबर हैं, फुल मेंबर नहीं है, वो 11 है। इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ने 1946 में इसको ज्वाइन किया था, तो इंडिया भी इसका सदस्य है, मेंबर है। 2019 मतलब 2019 में 2019 में यूएसए, अमेरिका और इजराइल इसको क्विट कर गए। अब ये यूनेस्को के मेंबर नहीं है, छोड़ गए इसको। यूनेस्को के कुछ मेजर इनिशिएटिव हैं, वो कौन कौन से हैं? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चला रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, कोई भी हेरिटेज साइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, जियो पार्क वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रिएटिव सिटी के लिए नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, जो भी ऐसी भाषाएं हैं जो डेंजर में, यानी कि लुप्त होने के कगार में, बहुत ही कम लोग बच गए हैं उनके बोलने वाले, ऐसी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है ये इस प्रोग्राम के जरिए। कुछ रिपोर्ट हैं इसकी, जैसे यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट है, ये पब्लिश करती है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये पब्लिश करती है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, ये भी ये रिपोर्ट को पब्लिश करती है इंडिया के लिए। तो यही था इस लेक्चर में इसके बारे में।